एवरीवन, मैं हूं आपके सामने पेपर टू ईवीएस फैकल्टी ज्योति बाला। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं एक कंप्लीट रोड मैप, किस तरीके से हमें दिसंबर 2026 के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से इन 6 महीनों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। सो कैसे करें पेपर टू ईवीएस की तैयारी। सो आज इन सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सो जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हैं, सभी क्लासेस का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है ओनली ऑन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ PWUGC नेट पेपर टू ईवीएस। सो आप जस्ट स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और आप JRF की जर्नी को इजीली आप फॉलो कर पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमने अपनी ये जो 6 महीने की जर्नी उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमें सिलेबस डिस्कवरी से लेके हमें JRF असिस्टेंट प्रोफेसर तक के गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पे ये जो पूरी जर्नी है इसको 3 स्टेप में फॉलो किया गया है। तो उन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगी, डिटेल से बताऊंगी आपको किस तरीके से क्या चीजें फॉलो करनी है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट फेज है, लाइक आप अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप सिलेबस को डिकोड कर लो कि आपके सिलेबस में कहाँ से कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। लाइक आपका जो फर्स्ट और सेकेंड मंथ होता है वो फाउंडेशन के लिए होता है, वो सिलेबस डिकोडिंग के लिए होता है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका सिलेबस है क्या, ठीक है, पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, कितनी यूनिट्स है, कौन सी यूनिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन है ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों की लैग कर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने एक एक जो यूनिट्स है उसको प्रॉपर तरीके से देखें कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट में लाई करता है और कहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से ज्यादा आ रहे हैं। सो उसके बाद आप जो ब्लूप्रिंट है, वी कैन से एग्जाम का स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करो कि भाई कैसा पेपर आता है आपका। लाइक आपका जो पेपर है वो कंप्लीटली आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है आपका पेपर 1 के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टोटल 10 यूनिट्स है पेपर 1 के अंदर। कौन सी टीचर आपके बेस्ट है पेपर 1 के लिए लाइक आप पेपर 1 के लिए निशांत सर को फॉलो कर सकते हैं एंड या गुलशन मैम को फॉलो कर सकते हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो पेपर 2 ईवीएस आपका इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपके दो आरसी आते हैं, लाइक 10 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ्स हैं एंड 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। सो 100 क्वेश्चंस इन योर पेपर 2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आपका जो पेपर है वो फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके का ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर आपको अपना एक टाइम टेबल फॉलो करना है कि डेली रूटीन पे आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। लाइक आपको काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात के टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है, नाइट आउल होते हैं, और काफ़ी सारे अर्ली बर्ड्स जो कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन आपको डेली बेसिस पे एक कंसिस्टेंसी से पढ़ना होगा। अगर देखो किसी भी चीज़ में अगर आप कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ रहे हो तो टॉपिक क्लियर नहीं होंगे एंड काफ़ी सारा सिलेबस आपका मिक्स मैच कर जाएगा। तो याद रखना, आपको सबसे पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना है। ठीक है, सो डेली आपका स्टडी रूटीन, लाइक आप कम से कम 6-8 घंटे तो पढ़ो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लाइक अगर आप पूरा दिन फ्री होते हो तो उस तरीके से अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारी हाउस वाइफ्स भी होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे जॉब पे भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब फ्री होते हो। ठीक है, लेकिन याद रखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को स्टार्टिंग से ही टाइम देना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आप 2 से 3 घंटे पेपर 1 में दे सकते हो एंड 3 to 4 आवर्स आप पेपर 2 में दे सकते हो। लाइक आप 5 to 8 आवर्स का यहाँ पे एक स्टडी रूटीन बना सकते हो, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी वास्ट है। ठीक है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी डीपली पूछी जाती है और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इतने बेसिक पूछे जाते हैं जो हम 10th 12th में पढ़ते थे बेसिकली। ठीक है, सो उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है।
ठीक है। सो अभी मैं बुक्स की बात करूं तो देखो बुक्स में मैं गिलबर्ट प्रीफर करती हूँ कि आप गिलबर्ट को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मेरी यूट्यूब क्लासेस ले रहे हो तो वहां पे मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स लाइक 60 to 70% टॉपिक तो मैं वहीं पे आपको करा देती हूँ। अदरवाइज आप पेड प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आपका दिसंबर 1.0 बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, सो आप उनको फॉलो कर सकते हो। उसमें हम डिटेल टॉपिक्स कराते हैं। ठीक है। सो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते हैं, अगर आपने थ्योरी पोर्शन अच्छे से नहीं किया है तो देखो कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने में डिफिकल्टी आएगी, आपको सारे ऑप्शंस एक जैसे लगेंगे। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। एंड देखो आपका जो रोट मेमोराइजेशन है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए लगता है। लाइक अगर आपका कोई डाटा है, ठीक है, अगर आपको डाटा लर्न करना है तो वहां पे आपको बेसिकली रोट लर्निंग ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल ही पूछे जाते हैं, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी जाएंगी एंड उनमें से आपको क्वेश्चन का आंसर चूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एंड फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप सेकंड थर्ड फेज में कैसे जाओगे, तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। फिर हमने अभी देखो पूरा पैटर्न हमने देख लिया है, कैसे क्वेश्चंस क्या चीज़ें आते हैं सब कुछ। अब हमारा है पैटर्न रिकॉग्निशंस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, सो मंथ 3 और 4 जो हमारा है उसमें हमें अपने सब्जेक्ट पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो हम अपना जैसे भी क्लासेस चल रही थी उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन अभी हमें और ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना है। क्योंकि आपको पता है अगर आप पेपर 1 भी कर रहे हो पेपर 2 भी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है, लाइक आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। लेकिन आपको पता है पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस, लाइक अगर आप वहाँ से 60-70 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो और पेपर 1 में आपके 30+ आ रहे हैं तो आपके जेआरएफ के चांसेस वैसे ही इंक्रीज कर जाते हैं। एंड और एक और चीज़, सब्जेक्ट जो आपका है उससे क्वेश्चंस डीपली भी पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, तो वहां पे कॉन्सेप्टुअल जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए उस पर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। ठीक है। एंड आपका सिलेबस भी पेपर 2 का काफी वास्ट होता है। ओके। एंड पेपर 1 में आपका बेसिकली जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या इसके अलावा जो आपके पेपर 1 के अंदर भी जो आपकी कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स होती है, रिसर्च, आपका एप्टीट्यूड है, ठीक है, टीचिंग है, ठीक है, इन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट ही लगती है और लाइक एलिमिनेशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे। ठीक है। एंड सेल्फ मेड नोट्स, आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हो। अब देखो अगर काफ़ी सारे बच्चों को ये होता है कि मैम नोट्स कब बनाने चाहिए, ठीक है, तो नोट्स आपको बनाने हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है। जैसे ही आप टॉपिक को कंप्लीट करते हो तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, जैसे आपने लाइव क्लास अटेंड की, ठीक है, लाइव क्लास अटेंड की, उसके बाद आपने उसकी रिकॉर्डिंग देखी एंड रिकॉर्डिंग देखने के बाद आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लर्न है आप उनको नोट डाउन कर लेते हो। ठीक है। सो यही आपका शॉर्ट नोट्स होते हैं। और देखो नोट्स भी आपको ऐसे नहीं बनाने हैं कि आप देख देख के स्लाइड्स में से लिखने लग रहे हो या बुक में से आप लिखने लग रहे हो, ऐसा कोई फायदा ही नहीं है लिखने का। अगर आपने अच्छे से क्लासेस अटेंड किए, टॉपिक अच्छे से आप बुक से भी अगर कर रहे हो, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको बिल्कुल उसके की वर्ड्स लिख दो, ताकि जब आप रिविजन करो तो उसमें आपको ईजी हो जाए। ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकेंड फेज में अपने नोट्स बनाओ और नोट्स आपके देखो एग्जाम ओरिएंटेड ही होने चाहिए, एग्जाम बेस्ड ही होनी चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने में इजी हो आप लोगों के लिए। लेकिन ऐसे नहीं करना है। अगेन बता रही हूँ कि आपने क्लास अटेंड की एंड क्लास अटेंड करते करते आप देख देख के और स्लाइड्स में से लिखने लग रहे हो और कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे आप बचपन में करते थे एंड टीचर्स आपको बोलते थे कि पहले समझो टॉपिक को एंड देन उसको नोट डाउन करो। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लाइव क्लास अटेंड करो या बुक से रीड करो, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो एंड देन उसके बाद उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो और कोशिश करो 1 टॉपिक मींस 1 पेज। ठीक है। एक टॉपिक में एक पेज में एक टॉपिक को कंप्लीट कर लो। ठीक है। सो एक आपका पेज होना चाहिए, उसमें सारे कीवर्ड्स लिख लो। ठीक है। ऐसा नहीं है आप उसमें थ्योरी पोर्शन लिखने लग रहे हो तो उसके नोट्स का कोई फायदा नहीं है। आपके पास स्लाइड्स ऑलरेडी है, पीडीएफ्स ऑलरेडी है, आप वहां से भी कर सकते हो। एंड उसके बाद हम बात करते हैं फेज नंबर 3। सो यहाँ पे रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, क्योंकि हमने सेकेंड फेज तक कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो सेकेंड फेज है यहाँ पे आपको अपना सिलेबस
कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। लाइक आपका जो पेपर 1 है एंड जो पेपर 2 है, दोनों के कंप्लीट सिलेबस हो जाने चाहिए यहाँ तक, क्योंकि फिर अगर हम यहाँ पे टाइम लेंगे ना तो हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा, हम प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए हमें 3 to 4 मंथ तक सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर देना है एंड यूनिट 1 to 10 फॉर बोथ पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं ताकि हम थर्ड फेज में उसको रिवाइज कर पाए बराबर तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 में आपने 2 यूनिट्स छोड़ी हुई है, पेपर 2 के अंदर आपने लाइक 4-5 यूनिट कंप्लीट किए हुए, नहीं, आपकी यूनिट 1 to 10 ईच एंड एवरी यूनिट्स आपके इक्वल इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो अब की बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है तो आप ये वाली यूनिट छोड़ जाओगे, ठीक है, ये वाले यूनिट आप नहीं करके जाओगे और आपका हो जाएगा। तो बच्चे अभी ना एग्जामिनर किसी भी यूनिट पे फोकस कर सकता है, वो डिपेंड करता है आपका एग्जामिनर पे कि किस फील्ड का एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा है। कई बार ऐसा होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस से क्वेश्चंस भर के आ जाते हैं, कई बार पॉल्यूशन वाली यूनिट पे ज़्यादा फोकस होता है, कभी कभी जियो साइंस पे, तो वो डिपेंड करता है आपका जो एग्जामिनर है वो किस फील्ड का है। सो उस फील्ड से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो आपको हर एक यूनिट पे फोकस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अब हम बात करते हैं फेज नंबर 3, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ रिवाइज करना है चीजें जो हमने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाए थे, अब हम यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करेंगे उनको, एंड जितने मॉक टेस्ट हम लगा सकते हैं उतना हमें मॉक टेस्ट लगाना है। अब देखो आप जब आपने फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में स्टडी की उस टाइम पे आपने 5-6 घंटे पढ़ाई की, लेकिन यहाँ पे कोई आप लोगों का टाइम लिमिट नहीं है, जितना भी टाइम आपका आप मैनेज कर सकते हो, जितना भी टाइम आप स्टडी के साथ में रिप्लेस कर सकते हो आपको करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट गोल आपका जेआरएफ है एंड आपके पास बिल्कुल 1-2 महीने बचते हैं, और इस 1-2 महीने में हम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है, उतना हम लोगों के लिए फायदा होगा। क्योंकि देखो अब एक और चीज ना, मॉक टेस्ट लगाने का जो बेनिफिट है ना बच्चे, वो क्या होता है कि आप किस तरीके से पेपर को आप एग्जाम में डील कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मेरे अकॉर्डिंग जो मॉक टेस्ट है ना वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। और अब एक और चीज मैं बताऊंगी, जब आप मॉक टेस्ट दो ना तो बिल्कुल अपने आप को ना एक सेपरेट रूम में बिल्कुल साइलेंट जहां पे हो वहां पे बैठ के, ठीक है, और वहां पे मॉक टेस्ट दिया करो। क्योंकि कई बार मैंने देखा है जो बच्चे ना वो मॉक टेस्ट भी ऐसे दे रहे हैं कि घर में बातें चल रही हैं, ठीक है, आपका बातों पे ध्यान है, फिर आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, फिर टीवी चल रहा है, मतलब ऐसे मल्टीटास्किंग नहीं बनना है। सो प्लीज अवॉइड मल्टीटास्किंग, ठीक है, अवॉइड मल्टीटास्किंग, क्योंकि ये जो है ना, ठीक है, एंड क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे बच्चे जब पढ़ाई भी करते हैं ना तो खाना भी खा रहे, टीवी भी देख रहे हैं, क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी है। मल्टीटास्किंग की वजह से आप एक काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हो। तो मॉक टेस्ट अगर दो तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह आपको फील आना चाहिए, और फिर आप क्वेश्चंस को सोल्व करो और टाइम नोट डाउन करो कि आपने कितने टाइम में पेपर 1 किया है, कितने टाइम में पेपर 2 किया है, और उसको आप किस तरीके से और बेटर बना सकते हो, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट सिखाता है आपको मॉक टेस्ट, क्योंकि ये तो श्योरिटी नहीं होती कि आपने जो मॉक टेस्ट में किया है, आपको देखो 100% श्योरिटी नहीं है यहाँ पे कि आपने जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सोल्व किए हैं वही आपके एग्जाम में आएंगे। देखो कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और कैसे आपको अप्लाई करने हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने में उसको यूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और एक और चीज ना, ज्यादातर आपके जो टॉपर्स है ना, जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी वो एक ही होती है कि वो एग्जाम हॉल में ना पैनिक नहीं करते, ठीक है, वो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देन आंसर करते हैं, यही स्ट्रैटेजी है। अदरवाइज सभी ने पढ़ा हुआ है, सभी 5-5, 6-6 महीने से 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जेआरएफ नहीं होता क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं। अगर उनको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस नहीं आए या 10 क्वेश्चंस में उनको लग रहा है कि सारे स्टेटमेंट्स उनको करेक्ट लग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, तो वहीं पे पैनिक ले लेते हैं, ठीक है। सो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस देखे, 2-3 क्वेश्चंस नहीं हुए, वहीं पे घबरा गए, ठीक है, और क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से रीड भी नहीं करते फिर बचे हुए क्वेश्चंस को। तो एक चीज याद रखना कि लास्ट क्वेश्चन तक हार नहीं माननी है। हार तो मैं ये कहती हूँ जब तक
तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता, हार तो तब तक नहीं माननी होती, ठीक है। वैसे आपको पता होता है कि आपका पेपर कैसा हुआ है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी अगर आप पूछोगे तो उनका एक ही काम होगा, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाना, ज्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं बनना कि आपने वो वी कैन से टीचर के नोट्स भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी, उस चक्कर में ना सारी चीजें जंबल कर जाती है। तो आपको एक ही चीज पे ट्रस्ट करनी है, आप बुक भी फॉलो कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड उस पे ही फोकस करो, ठीक है, और उस पे फोकस करो और ज्यादातर ध्यान दो, ऐसे टॉपिक पे फोकस करो जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। आप एग्जाम देखोगे तो एग्जाम में टॉपिक वही रिपीट हुए हैं लेकिन वो डीपली पूछे गए हैं, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो वहीं पे ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। एंड ये हो गया। सो टॉपर्स का यही होता है कि भाई टॉपर्स ना टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि उन्होंने 4 बुक से पढ़ ली, 4 बुक से पढ़े, बुक से पढ़ने से क्या होगा, है ना। गिलबर्ट इसलिए बोलती हूँ मैं क्योंकि पॉल्यूशन कंप्लीट वहीं से आता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लगभग वहीं से आता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी वाला पार्ट, सॉलिड वेस्ट वाला पार्ट। सो ये पार्ट आपका मैक्सिमम गिलबर्ट से ही पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार उस बुक का नाम लेती हूँ। स्टैंडर्ड बुक है, एग्जामिनर एज इट इज स्टेटमेंट वहां से उठा के दे देता है, ठीक है। और जो मैंने नोट्स बनाए हुए वो गिलबर्ट से ही बनाए हुए हैं, जो पर्टिकुलर यूनिट्स उसमें मेंशन की गई है, ठीक है। सो ये हो गया। सो अवॉइड मल्टीटास्किंग, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अब एक साथ मैंने देखा है बच्चे जब ना यहाँ पे टाइम टेबल बनाते हैं तो पता क्या बोलते हैं कि 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल बना के चलते हैं कि एक दिन में वो 10 से 12 घंटा पढ़ लेंगे। नहीं होता ऐसा, ठीक है। बी रियल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, जितना आप पढ़ सकते हो उतना ही बनाओ। लाइक आपने क्या किया कि आपने 1.5 आवर 90 मिनट आप पढ़े, ठीक है। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट का यहाँ पे गैप दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप 90 मिनट्स पढ़े, फिर आपने 10 से 15 मिनट का गैप दे दिया, ठीक है। एंड ट्राई कि जो यूनिट्स आपको टफ लगती है, ठीक है, उसको आप फर्स्ट हाफ में रखो, ठीक है, मॉर्निंग में रखो, क्योंकि उस टाइम पे माइंड आपका रिलैक्स होता है, थोड़ा खाली होता है, तो पढ़ोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से सेटल डाउन हो जाएगी माइंड में, ठीक है। एंड इवनिंग में आप इजी टॉपिक्स को रख सकते हो। लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड कर सकते हो सो कोशिश कीजिए लाइव क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि क्या होता है अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता देन यू कैन आस्क योर डाउट, ठीक है। एंड ये हो गया। सो बी रियल, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना टाइम मैनेज कर सकते हो उतना ही टाइम मैनेज करके चलो, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ो, ठीक है। और टाइम टेबल बना के चलो। आपने पूरा 6 महीने का टाइम टेबल बनाया, लाइक आपने 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 3 मंथ में आपने सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद आपने क्या किया, 2 महीने उसको 2 मंथ प्रॉपर उसको रिवाइज किया और 1 मंथ सिर्फ मॉक टेस्ट को दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट को दिया। तो इस तरीके से आप इनको टाइम को डिवाइड कर सकते हो। एंड सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि अगर आप सिलेबस अच्छे से कवर नहीं करोगे तो रिवाइज कैसे करोगे चीज़ें, है ना। तो सिलेबस में हर एक यूनिट को टाइम देना है, हर एक यूनिट को डिटेल में हमें क्लियर करना है, एंड देन फिर हम रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। टाइम टेबल, अभी आपने ये टाइम टेबल बनाया 6 महीने का, उसके बाद आप मंथली टाइम टेबल बना सकते हो, उसके बाद आप वीकली टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप, जैसे मैं जब पढ़ती थी तो मेरा ये होता था कि इस वीक मुझे ये वाला काम कंप्लीट करना है, इस मंथ में मुझे ये यूनिट्स कंप्लीट करनी है, इन 6 महीने में मेरे को इतना टाइम रिवाइज करना है, ऐसे सिलेबस कवर करना है, ऐसे मॉक टेस्ट निकालना है। और ऐसे ही पर डे के भी, जैसे मेरे को कल क्या पढ़ना है, मैं जब आज का मैंने कंप्लीट काम कर लिया, रात को सोने से पहले 10 मिनट लगते थे, ठीक है, कल मेरे को किस तरीके से पढ़ना है उसका टाइम टेबल मैं बना के सोती थी, क्योंकि मुझे पता हो जाता था, मैं क्लियर होती थी कि कल मेरे को क्या क्या चीजें किस टाइम पे करनी है। तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। आप अपने डे का भी, ठीक है, वी कैन से एक दिन पहले रात को अपना टाइम टेबल बना सकते हो कि कल आपको क्या क्या करना है, ताकि वीक में जो आपने एक यहाँ पे फोकस किया हुआ है इस यूनिट पे, आप उसको कंप्लीट कर पाओ, ओके। एंड किसी भी दिन आप मिस मत करो, अगर मिस करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिलेबस को ऊपर नीचे करो, क्योंकि अगर मिस करोगे तो ये पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रैटेजी है ना, ये भी मिक्स कर जाएगा एंड कवर नहीं कर पाओगे चीज़ों को, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो थर्ड फेज है उसमें हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट, मतलब सबसे पहले टॉपिक वाइज,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे यूनिट 1 के मॉक टेस्ट दिए, यूनिट 2 के दिए, 3 के दिए, अलग अलग यूनिट्स के दिए। उसके बाद आप फिर कंप्लीट सिलेबस के दे सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे यूनिट वाइज आपने दे दिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज दे दिए, एंड उसके बाद आप यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट में आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि किस तरीके से आप टोटल 150 क्वेश्चंस को 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। एंड एट द एंड आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो ताकि आप एग्जाम से पहले ही उनको करेक्ट कर पाओ। जैसे सबसे ज्यादा जो मिस्टेक आती है ना, वो क्वेश्चन को रीड करने में आती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप एग्जाम हॉल में करते हो वो होता है कि आप क्वेश्चन को रीड ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, ये आपकी मैंने बच्चों को देखा ऐसे रीड करते ओके ठीक है, मतलब आपको जब क्वेश्चन को रीड करो फर्स्ट टाइम पे एक एक वर्ड पे फोकस करें एंड देन उसका आंसर आप सोचो कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन रीडिंग में सबसे ज्यादा। एंड सेकेंड आपका पैनिक आप ले लेते हो। ठीक है, पैनिक आप ले लेते हो कि अगर आपके 10-12 क्वेश्चन नहीं बन रहे मतलब आप पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, अभी आपके पास और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, आपकी कट ऑफ 90% पे नहीं लगनी है, 80% पे नहीं लगनी है। आपको पता है आपकी कट ऑफ 60 से आपका 66-67% तक जाएगी पेपर टू ईवीएस की, है ना। अगर आपका पेपर इजी आता है तो 67-68%, अगर टफ आता है तो 62-63 तक जाएगी लास्ट। ओके, सो इस तरीके से आपको अपना पेपर सोल्व करना है। और जो थर्ड होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते हो। लाइक आप चीजों को ना ईगो पे ले लेते हो। ठीक है, चीजों को ईगो पे ले लेते हो कि आपसे ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे तो मैंने इजीली क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, यहाँ पे कैसे नहीं कर रहा। और आप एक क्वेश्चन पे 5 मिनट 6 मिनट दे देते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो लास्ट में 15-20 क्वेश्चन रह जाते हैं और उसमें से 10-15 क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आप 100% एक्यूरेसी से करेक्ट कर सकते हो। अब बताओ जो क्वेश्चन नहीं आता उसकी वजह से 5-6 क्वेश्चन, और आप पता है जेआरएफ एक क्वेश्चन की वजह से रह जाता है। सो प्लीज आपको जेआरएफ निकालना है। ठीक है, कोई नहीं कहेगा यहाँ पे कि इस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया, जेआरएफ नहीं हुआ तो क्या बात हो गई। तो ऐसे नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, नहीं आता कोई बात नहीं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको पूरा पेपर सोल्व करना है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर ली है, जो आप एग्जाम टाइम पे एग्जाम हॉल में फॉलो करते हो, ये नहीं करना है। ऐसे ही आपको अगर मैं प्रिपरेशन करते टाइम जो आप मिस्टेक करते हो वो ये होता है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर सबसे मस्ट है। आप सिर्फ रीडिंग करते हो। ठीक है, एंड रीडिंग करने के बाद आप जो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस निकालते हो उनके भी आपको आंसर्स रटे हुए होते हैं। ठीक है, थर्ड जो होता है, जो मॉक टेस्ट में अगर मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आप अपने आप को एनालाइज नहीं करते आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो आफ्टर मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे एनालाइज भी करना है कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बेटर बना सकती है। और आपको ये रोड मैप यही है कि आपको 6 महीने कैसे यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखो, यूनिट्स को देखो। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको अपना प्रॉपर 6 महीने में सारे सिलेबस कवर करना है, और रिवीजन और मॉक टेस्ट सही चीज़ से करनी है। सेकेंड में आके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और थर्ड में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, सो ये है। एंड इसके साथ में ही हमारे जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स होते हैं। कौन कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं एक अलग से सेशन रखूंगी। सो हमारी जो यूनिट 1 है, अगर मैं पेपर 2 ईवीएस की बात करूं, यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है। ठीक है, एंड जहाँ पे 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड सेकेंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये काफ़ी लेंथी यूनिट है, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन अभी के टाइम पे आए हुए हैं। ठीक है, एंड थर्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, यहाँ से भी आपके 8-10 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं। एंड फोर्थ यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फोर्थ यूनिट से एनर्जी एनवायरमेंट में 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 6th यूनिट में आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, तो आप 15-20 आप मान के चलो, यहाँ पे अराउंड 20 मान के, क्योंकि इसमें एयर, वाटर, सॉयल, नॉइस, हर तरह का पोल्यूशन आता है। फिर आता आपका सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट, इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं।
फिर है एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आप मान सकते हो। स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस से अगेन 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड कॉन्टेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज में भी 4 to 5। तो ये आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न है। क्वेश्चन का पैटर्न कैन बी वेरी, मैंने अगेन बोला डिपेंड करता है आपका एग्जामिनर किस फील्ड का है, उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट किया जाता है। पेपर ईजी नहीं होता है, ठीक है, पेपर कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। डिपेंड करता है आप लोगों पे आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। टीचर आपको डिटेल में चीज़ें कराता है, लेकिन देखो लास्ट में आपके जो मैराथन्स होंगे तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराए जाएंगे, आपको एक यूनिट्स को डिटेल में नहीं कराया जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ध्यान रखो, स्टार्टिंग में अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलते हो तो लास्ट में जब मैराथन्स होती है तो चीज़ें कवर करना ईजी हो जाता है। ओके, सो ये था आपका एक कंप्लीट रोड मैप ऑफ 6 मंथ कि किस तरीके से आपको ये 6 महीने यहाँ पे स्पेंड करने हैं कि आपका जो यहाँ पे रिजल्ट है वो जेआरएफ के रूप में निकल के आए, ठीक है। सो आई होप आपको जो आज का सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो हेल्पफुल लगा होगा और आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।